बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में शुरू करने लगे हैं। ये चैप्टर वही है जो आप लोगों ने मैट्रिक में भी, आई थिंक मैट्रिक में ये भी चैप्टर नंबर 5 था, पार्शियल फ्रैक्शन। मेन कॉन्सेप्ट वही है, मे बी क्वेश्चन में थोड़ी सी शक्ल सूरत चेंज हो जाए, बाकी मेन कॉन्सेप्ट वही है। वहाँ भी आपने आई थिंक 3 टाइप्स के, तो मुझे याद पड़ता है कि आपने पढ़े होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या 4 टाइप्स हैं। उससे पहले कुछ बेसिक्स बातें कि इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद इक्वेशन की टाइप्स क्या होती हैं, रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और इसी तरह फिर जो मैंने अभी बात की है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिकली 4 टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल इसकी 4 एक्सरसाइजेज हैं, हर एक्सरसाइज में एक टाइप का क्वेश्चन है, यानी 5.1 फर्स्ट टाइप है, 5.2 सेकंड टाइप है, 5.3 थर्ड टाइप है और 5.4 फोर्थ टाइप है, ठीक है। तो देखें इक्वेशन कैसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एंड पे आप ऐसे इक्वल डाल दें। जैसे मैं कोई भी लिखता हूँ 3x + y, अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपको कोई ख़ास समझ नहीं आएगी ये क्या इस चीज़ का कह रहा है, किस चीज़ के इक्वल है, क्या करना चाह रहा है। तो अगर इसमें आप इक्वल टू डाल दें, इक्वल टू में 0 लिखें या कोई कांस्टेंट नंबर लिख दें, वो कोई इशू नहीं है। तो जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अब इसकी टाइप्स हैं 2 किस्म की। ये जो सिंपल इक्वेशन है जिसको हम इसकी 2 टाइप्स हैं, कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी। कंडीशनल इक्वेशन को आम रूटीन में जो हम इक्वेशन कह रहे होते हैं, बेसिकली वो हम कंडीशनल इक्वेशन ही पढ़ रहे होते हैं। जैसे ही आपके सामने एग्जांपल है, इसी तरह इसके सामने भी अगर मैं इक्वल टू 0 लिख दूँ यूँ, तो ये भी कंडीशनल इक्वेशन बन जाएगी। तो कंडीशनल इक्वेशन की डेफिनेशन सिंपल मैं लिख देता हूँ, एन इक्वेशन which is true for specific values of the variable is called conditional equation। यानी जैसे अगर पावर 1 होगी वेरिएबल की तो वो एक वैल्यू के लिए ट्रू हो सकती है, पावर 2 होगी तो 2 वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो सकती है, पावर 3 होगी तो 3 वैल्यूज़ के लिए मैक्सिमम ट्रू हो सकती है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल इक्वेशन। मसलन आपके सामने बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, 2x + 10 = 0। यहाँ से देखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा -5। इसका मतलब है कि ये जो स्पेसिफिक इक्वेशन है ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू है, कौन सी, -5। क्यों एक वैल्यू के लिए क्यों ट्रू है, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1। अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा फिर ये 2 वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो सकती है, इसी तरह क्यूब आ जाएगा तो 3 वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो सकती है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो अभी ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ -5 के लिए ट्रू है। इसके अलावा आप जो मर्जी कंडीशन इसमें पुट कर दें x की वैल्यू की, वो कभी भी ट्रू नहीं होगी। तो किसी स्पेसिफिक वैल्यू या वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल इक्वेशन, या सिंपली इक्वेशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन यूं है, एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिटी। यानी इसमें x की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो कंडीशन क्या होगी, हमेशा ट्रू होगी। मसलन x + 2 × x + 3 दिस इज इक्वल टू x² + 5x + 6। आइडेंटिटी में बेसिकली होता क्या है कि एक तरफ जो फॉर्म दी हुई है वेरिएबल वाली सूरत में, फैक्टर की फॉर्म है या कोई भी फॉर्म है, उसी की अनदर फॉर्म दूसरी तरफ होगी। जबकि इसमें ऐसा नहीं था, इसमें देखें दूसरी तरफ क्या है, = 0 या = कांस्टेंट हो सकता है। यानी इसमें देखें कि ये मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म है और ये उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आप इसमें 1 पुट करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, सारी उम्र वैल्यूज़ पुट करते रहें, ये कंडीशन हमेशा की हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, इसी तरह की सो मैनी एग्जांपल्स आ सकती हैं कि
ये फर्स्ट एग्जांपल है, मसलन 1/x² - 1। इसको फर्दर भी ब्रेक किया जा सकता है एलसीएम वगैरह लेके। तो ये यानी इसी की देखें अनदर फॉर्म इधर है। अब इसमें ये 1 के लिए ट्रू नहीं होगी, 1 और -1 के लिए, उसके अलावा ये बाकी हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। यानी यहाँ पे x की सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ ट्रू नहीं हो सकती, प्लस -1, बाकी इसके अलावा आप जो मर्जी वैल्यूज पुट करते रहें, इन दोनों साइड्स का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन हमारा टॉपिक है, बेसिकली क्या है, पार्शियल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, और फ्रैक्शन मीन जो ओवर की फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे ये फ्रैक्शन। तो एक फ्रैक्शन के छोटे छोटे टुकड़े करना कि अगर हम उन टुकड़ों को दोबारा सम अप करें तो वो क्या हो जाएगा, वापस वही मेन फ्रैक्शन आ जाएगी। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद सेकंड ईयर में जाके हमें समझ आता है, जहाँ पे हम इंटीग्रेशन का टॉपिक करते हैं, तो वहाँ पे एक बड़ी फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई ये कह लें कि फंक्शन आ जाता है जिसको हमने इंटीग्रेट करना होता है। तो उस हालत में उसको इंटीग्रेट करना ज़रा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में जो एक प्रॉपर वे है उसका, उसमें चेंज कर देते हैं और फिर उनको अलग अलग जाके इंटीग्रेट करते हैं, तो वो क्वेश्चन आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के लिहाज से वो काफ़ी दूर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब रेशनल फ्रैक्शन, आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे होते हैं। तो रैशनल फ्रैक्शन क्या होगी, जो कुछ इस तरह की फॉर्म में लिखी होगी, p/q/x, जिसमें q/x इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह की जो फॉर्म लिखी होगी उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, सबसे जिसमें डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू वेरिएबल की नहीं हो सकती जिससे डिनोमिनेटर में आंसर क्या आ जाए, 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आंसर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक इसकी बुक में भी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, जो मैंने आपको वैसी ज़ुबानी बता दी है। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इसमें ये होता है कि डिग्री ऑफ p/x इज़ लेस देन डिग्री ऑफ q/x। यानी अगर हमारे पास ऊपर नीचे दोनों x की टर्म्स हैं, अगर तो ऊपर कांस्टेंट आ जाए, जैसे ये देखें कांस्टेंट आ गया, नीचे जो भी वेरिएबल होगा तो उसकी पावर हमेशा इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है। तो वो क्या होगा कि अगर डिग्री न्यूमरेटर की कम है डिनोमिनेटर के जो टर्म है या जो वेरिएबल है उससे, तो हम क्या कहेंगे, वो कौन सी फॉर्म है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। और अगर यही चीज़ दूसरा केस हो जाए, डिग्री ऑफ p/x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों केसेस हैं, ग्रेटर देन भी आ जाए या इक्वल टू आ जाए। यानी इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे ये एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल दे दी जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, तो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे 2 है वेरिएबल की। ठीक है, तो ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, यानी डिग्री ऑफ p/x इज़ लेस देन डिग्री ऑफ q/x। यहाँ पे देखें दो सिचुएशंस हैं, इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है। दोनों की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मसलन x² - 1 ओवर x² + 1। अब ये सेम आ गई, ये यहाँ पे डिग्री ऊपर और नीचे सेम है, इक्वल वाला केस, और यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। तो जहाँ पे डिवीजन पॉसिबल होती है फ्रैक्शन में, वो इम्प्रॉपर फॉर्म होती है। जहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं होती, डिवीजन कब पॉसिबल नहीं होती, जब न्यूमरेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, वहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखें, यहाँ भी डिवीजन पॉसिबल है, यहाँ भी डिवीजन पॉसिबल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है। पहले हम इनको डिवाइड करेंगे, इसको प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। टाइप 1, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि टोटल इसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं, हर एक्सरसाइज समझो एक टाइप को रिप्रेजेंट करती है। तो टाइप 1 में ये होता है, इन डिनोमिनेटर factors are linear and
नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल एक छोटी सी दे देता हूँ। ये कि इसमें देखें होल पावर 1 है, इसकी भी होल पावर 1 है, इसका मतलब है नॉन रिपीटिंग है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, इसका क्या मतलब है कि ये लीनियर है। ठीक है, कुछ केसेस में हो सकता है कि ऐसे क्वाड्रेटिक टर्म आ जाए लेकिन वो फैक्टराइज होके लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। resolve into partial fraction। पहले आपको एक आसान सा क्वेश्चन कराता हूँ, 1/x² - 1। ठीक है जी। अब इसमें देखें डिनोमिनेटर में पावर 2 है और न्यूमरेटर में वेरिएबल नज़र ही नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि उसकी पावर 0 आती है। ये कौन सी फॉर्म है? ये प्रॉपर फॉर्म है, यानी ये क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर है। तो ये आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है कि हर क्वेश्चन के साथ प्रॉपर या इम्प्रॉपर लिखते जाना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पे इम्प्रॉपर आएगा तो फ़ौरन ज़हन में आ जाएगा कि यहाँ पे हमने पहले डिवीजन करनी है, प्रॉपर में कुछ नहीं करना। इसके दो फैक्टर आ गए, x - 1 और x + 1। जब ये फैक्टराइज कंप्लीट हो जाए अब आप एक नया स्टेप लिखें, 1/x - 1 × x + 1। यह आ जाएगा a फर्स्ट फैक्टर प्लस b सेकंड फैक्टर, यानी डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स होंगे उतने इसके टुकड़े होंगे। ठीक है, इसके बाद एलसीएम से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें या इधर एलसीएम लेके बाद में कटिंग कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? हमेशा जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है वही एलसीएम होगा। ठीक है, ये राइट पे भी वही चीज़ है। अब देखें लेफ्ट साइड थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगी, इसकी न्यूमरेटर वाली टर्म 1 बच जाएगी। ए के साथ क्या होगा? x - 1 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x + 1 आ जाएगा। b के साथ x + 1 कैंसिल होके x - 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखें जहाँ पे x की पावर 1 होगी ना, लीनियर फॉर्म होगी, उनको इक्वल टू 0 करें। यानी ये जो x - 1 है, ये समझो मैं रफ वर्क में, या चलें इधर साइड पे कर देता हूँ, x - 1 = 0, तो x का एक आंसर आ गया 1। दूसरा फैक्टर क्या है? x + 1, इसको भी इक्वल टू 0 करें तो x का आंसर -1। अब ये दो वैल्यूज़ आपने क्या करनी है? पुट करनी है 1 by 1 इक्वेशन 2 में। 1 में नहीं पुट करनी, क्योंकि 1 में पुट करेंगे वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब एलसीएम लेने के बाद, यानी एलसीएम वाला स्टेप करने के बाद जब ओवर वाली फॉर्म खत्म हो जाएगी उसमें ये वैल्यूज पुट करनी है। और कहाँ से आएंगी फिर सुन लें, ये जो a के नीचे, b के नीचे, c के नीचे लीनियर फैक्टर होंगे। लीनियर मीन जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होगी उनको इक्वल टू 0 करेंगे, तो वहाँ से जो x की वैल्यू जनरेट होगी वो आपने इसमें पुट करनी है। अब इनमें से जो मर्जी पुट कर दें पहले इन इक्वेशन 2। पहले मैं 1 पुट कर रहा हूँ, a 1 + 1। अच्छा, जिस जगह ये वैल्यू पुट करने से आंसर 0 हो रहा है, जैसे अभी आप देखेंगे कि ये 1 जब मैं इधर पुट करूंगा तो 1 - 1 0, तो बजाय इसके कि आप उसमें 1 पुट करके शो करें, आप उस फैक्टर को डायरेक्ट इस तरीके से 0 कर दें। क्योंकि अभी तो ये शुरू में छोटा क्वेश्चन है, आगे थोड़े से जाके बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पहले उसमें वैल्यू पुट करेंगे, अगले स्टेप में जाके शो करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है ज़्यादा। ये आ जाएगा 1 = 2a। a को फाइंड करना है तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। इन्हीं लाइंस पे अब आपने दूसरी वैल्यू पुट करनी है, पुट x = -1 इन इक्वेशन 2। अब देखें लेफ्ट साइड वाला 1 तो एज इट इज़। अब यहाँ पे -1 पुट करने से a वाला पूरा ग्रुप 0 हो रहा है, तो आप इसको यूँ डायरेक्ट 0 कर दें, प्लस b -1 - 1, यह आ गया -2b। अब -2 को इसके नीचे डिवाइड करोगे तो b का आंसर आ गया -1/2। तो जब ये a और b के आंसर आ जाएंगे, अब आप इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखें। इक्वेशन 1 बिकम्स 1/x - 1 × x + 1। अब a क्या है?
1/2, तो 1 ऊपर लिखना है, 2 नीचे लिखना है, यानी यूँ 1/2 टाइम x माइनस 1 प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस है तो ये यहाँ पुट करने से माइनस हो जाएगा, -1/2 टाइम x प्लस 1, यानी वो फैक्टर जो 1/x² - 1 की फॉर्म में था उसको जब हमने फैक्टराइज किया तो ये आ गया। ठीक है।